हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम डील कर रहे हैं हमारी रिवीजन सीरीज के साथ। ये रिवीजन सीरीज आपकी यूनिट 5 के रहने वाली है। हमने ऑलरेडी इसका ए और बी सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने भी वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये रिवीजन सीरीज आपके ये जो फेब में एग्जाम अभी होने वाला है, फेब में क्या तो मार्च में होगा, ठीक है, होने वाला है, उसी के लिए रिवीजन सीरीज है। ठीक है, जिसमें हम लोग की पॉइंट के थ्रू पूरा डिस्कस करेंगे। ये आपका जो यूनिट 5 का सी सेक्शन है, इसका मैंने थोड़ा सा पार्ट कल इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि करिकुलम ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, उनके बेसिस क्या होते हैं, है ना। कि करिकुलम को जब हम ट्रांजेक्ट करते हैं तो करिकुलम ट्रांजेक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि इफेक्टिव प्लानिंग करते हैं किसी भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हमें कैसे प्रोवाइड करना है, ठीक है, लर्नर्स को। तो उसकी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफेक्टिव प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग को ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक है, ये दीज आर द स्टेप्स। ठीक है, यू कैन आप इसे स्टेप्स भी समझ सकते हो कि कैसे हम लोग करिकुलम को ट्रांजेक्ट करते हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लानिंग, ठीक है, जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे देन हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे उस जो भी हमने प्लानिंग को ऑर्गेनाइज किया है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, तो उसको स्टेप भी समझ सकते हो। किसी भी करिकुलम को हम जब ट्रांजेक्ट करते हैं तो ये एक स्टेप्स की तरह काम करता है, 1 by 1 ऐसे होता है ना। और करिकुलम ट्रांजेक्शन के कुछ बेसिस होते हैं, लाइक हमारा नेशनल नीड क्या है, लर्नर्स का नीड क्या है, सोशल जो सोसाइटी का नीड क्या है ना, जो भी हमारी कमीशंस हैं, कमिटी हैं, उनके रिकमेंडेशंस क्या है ना, ये वाली सब चीजें आती हैं। ठीक, तो इसी जब करिकुलम को हम ट्रांजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कई सारे टेक्निक्स का यूज किया जाता है जिससे हम करिकुलम को ट्रांजेक्शन को इनहेंस करा सकते हैं, है ना, इफेक्टिव वे में से ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। लाइक इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, टेक्निक और मटेरियल। अब ये जो आपके चार ये जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। पीवाईक्यूज में आप कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। देन हम यहाँ पे अप्रोचेस की भी बात करेंगे कि करिकुलम में जो जब हम बात करते हैं करिकुलम में तो कई सारी अप्रोचेस होती हैं करिकुलम को ट्रांजेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन में आपका टायलर मॉडल, स्टेक मॉडल, स्क्रिवन मॉडल और किर्कपैट्रिक मॉडल, इनको मैंने डिटेल में कराया हुआ है आपको स्लाइड के थ्रू। ठीक है, डिटेल कंसेप्ट में कराया, चाहो तो आप वहां पे भी देख लो, और तो यहाँ पे मैं की पॉइंट में कराऊंगी। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसको बाद में देखते हैं, ये मैंने जो टेक्निक है उसके लिए डाला है, बाद में इसको देखेंगे। इधर आ जाओ। सबसे पहले हम समझते हैं कि 1 by 1 समझते हैं कि कहाँ, जब स्टार्टिंग से समझते हैं कि इंस्ट्रक्शनल सिस्टम क्या होता है। इंस्ट्रक्शनल सिस्टम क्या समझते हो सिस्टम से? सिस्टम मतलब पूरे जो कंपोनेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, जो भी मतलब जितने भी एलिमेंट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग है, ऑपरेशन में आ रहे हैं, है ना, तो बोल सकते हैं वो एक सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। या फिर ऐसे बोलो कि जब हम बात करते हैं, जब जैसे कोई भी, जैसे इसकी बात करते हैं, ये जो आपका इंस्ट्रक्शनल सिस्टम होता है, यहाँ पे क्या होते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जैसे इसको मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी मैं की पॉइंट में नीट समझा रही हूँ इसे। जैसे स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट इन द एजुकेशनल सिस्टम आर सब्जेक्टेड टू मेनी सिचुएशन टू लर्न वेरियस थिंग। मतलब ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सामने कई सारी सिचुएशंस रखी जाती हैं जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को सीख पाए, है ना। जो भी स्टूडेंट होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस में, उनके सामने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को रखा जाता है जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को गेन कर पाए। अब ये जो सिचुएशंस होती है ये डेवलप कौन करेगा? स्टूडेंट्स के सामने ये सारी सिचुएशन कौन डेवलप करेगा? टीचर डेवलप करेंगे। बात समझ में आई कि जो स्टूडेंट होते हैं उनके सामने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? कि वो अपनी लर्निंग को इनहेंस कर पाए, कुछ एक्सपीरियंसेस को सीख पाए। और ये जो सिचुएशन डेवलप करेंगे वो डेवलप कौन करेंगे? टीचर्स करेंगे। क्लियर है? अब टीचर्स को अगर ये सिचुएशन को डेवलप करना है, स्टूडेंट को कोई चीज सिखानी है ना, तो उसके लिए टीचर्स क्या करेंगे? सबसे पहले टीचर्स का काम क्या होगा? उस चीज सिचुएशन को उनके सामने प्रेजेंट करने से पहले, उस टॉपिक को प्रेजेंट करने से पहले उसके बारे में थिंक करे, सोचे, स्ट्रैटेजीज बनाए कि कैसे हम उनको पढ़ाई समझ में आ जाए। जैसे मैं आज आपको ये 5C का सेक्शन कराने जा रही हूँ, तो मुझे पहले से सोचना, मतलब पहले से ये चीज प्लान करनी पड़ेगी ना कि मुझे आपको की पॉइंट से पढ़ाना है या फिर डिटेल में पढ़ाना है
है ना, कि किस तरह से चीजों को आगे लेके जाना, इंस्ट्रक्शन सिस्टम में क्या क्या चीजें पढ़ानी है, आगे की जो टॉपिक है उसको कैसे पढ़ाना है ना। तो टीचर जैसे टीचर को उस सिचुएशन को प्रेजेंट करने से पहले उस सिचुएशन के बारे में थिंक करना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो भी चीजें आती हैं, ठीक है, उस चीजों को मतलब जब स्टूडेंट को लर्न कराने के लिए टीचर क्या करेगा, कुछ मेथड्स को सेलेक्ट करेगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को सेलेक्ट करेगा जिससे बच्चे उसके साथ इंटरेक्ट कर पाए, बच्चे उसको मैनिपुलेट कर पाए, एक्सपीरियंस कर पाए, है ना। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये जो सारी चीजें होती हैं वो एक प्रोसेस में चलती हैं, ठीक है। और उसी प्रोसेस को ये जो साइंटिफिक एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम बोल देते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शन सिस्टम कह देते हैं। ये मैंने सिर्फ एक कहानी बताई है जो मैंने आपके कंटेंट में ऐड की है, जो मैंने जब डिटेल वाला है वहां पे, ठीक है। लेकिन वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो जो इंस्ट्रक्शन सिस्टम है, इसमें मैंने सिस्टम को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, कि सिस्टम कहने का मतलब क्या है, जो भी हमारे लर्नर्स होते हैं, ठीक है, वो एक क्या होते हैं, उनको कई सारी सिचुएशंस में उनके सामने कई सारी सिचुएशन प्रेजेंट की जाती है, जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को गेन कर पाए, अपनी नॉलेज को इनहेंस कर पाए। अब ये जो नॉलेज है वो कौन, ये जो सिचुएशन है उनके सामने कौन डेवलप करेगा, टीचर्स डेवलप करेंगे। तो टीचर्स को उन नॉलेज को डेवलप, उस सिचुएशन को उनके सामने प्रेजेंट करने से पहले उसके लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक, कुछ मेथड्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ ऐसे मटेरियल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको बच्चे मैनिपुलेट कर पाए, एक्सपीरियंस कर पाए। ये सब किस में होगा, एक पूरी प्रोसेस में होगा। इसी प्रोसेस को, ये जो साइंटिफिक पूरा प्रोसेस चलेगा, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइंटिफिक प्रोसेस को, उसमें थिंकिंग और सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो ये जो साइंटिफिक प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम बोल सकते हैं। और कह सकते हैं बहुत सारे जो कंपोनेंट्स, सेवरल जो कंपोनेंट्स हैं, सेवरल, ये की पॉइंट्स है आपके, several components operating together in an, ये लिख लेना, अभी मैं इसको समझा दे रही हूँ, जो बातें मैंने अभी बोली है उसी से रिलेट करके, in an interrelated and interdependent manner towards the attainment of objective of the teaching learning process। अब ये है क्या, बस इतना ही है, आपको इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतने में खत्म है, ठीक है। वो जो कहानी बताई है वो सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो अभी हमने क्या देखा, कि टीचर्स क्या करेगा, उस सिचुएशन को उनके सामने प्रेजेंट करने से पहले, ठीक है, बिफोर प्रेजेंट टू स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करने से पहले वो क्या करेगा, उस पूरे टॉपिक को कैसे उनके सामने प्रेजेंट करना है, कैसे उस टॉपिक के बारे में उसको बच्चों से लर्न करवाना है, उनको एक्सपीरियंस कराना है ना, उसके बारे में पूरी प्लानिंग करेगा, एक प्रोसेस डिसाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक प्रोसेस। क्लियर है? इसी साइंटिफिक प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम बोलते हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब कंपोनेंट्स में बोल सकते हैं कि वो क्या करेगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा ऑब्जेक्टिव को, है ना, केयरफुली प्लानिंग करेगा, प्लानिंग करने के लिए क्या चाहिए, उसको कुछ मेथड्स चाहिए, ठीक है, कुछ मटेरियल चाहिए, है ना। तो और फिर उसको कैसे वो इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी टेस्टिंग कैसे करेगा, ठीक है, और जो भी आउटकम्स होंगे उसकी टेस्टिंग भी तो करनी पड़ेगी। तो ये सब क्या है, दीज आर द कंपोनेंट्स। तो ये जो कंपोनेंट्स है वो कैसे होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये जो सेवरल कंपोनेंट्स हैं, वो एक साथ काम करते हैं, ऑपरेटिंग टुगेदर इन एन इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट मैनर, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके ऑपरेट करते हैं किसी
ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है, किसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी एक ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए ये सारे कंपोनेंट एक साथ ऑपरेट करते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पूरा एक सिस्टम हुआ, एक सिस्टम में सारी चीज जो कंपोनेंट्स होते हैं, सारे जो लोग होते हैं, ठीक है, एक मैं जनरल वे में समझा रही हूँ कि जो सारे भी लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और किसी ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इसका कोई एक गोल है, यहाँ पे जितने भी इंप्लॉय होंगे, ये पूरा एक सिस्टम है, वो क्या करेंगे, एक साथ मिल करके काम करेंगे इस गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन सिस्टम। क्लियर है? इतनी ही बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, ठीक है। छोटे छोटे से टॉपिक है, जब हम टेक्निक पढ़ेंगे तो वहां थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए पहले छोटा छोटा सा कर लेते हैं, फिर बड़े वाले पे चलेंगे। इंस्ट्रक्शनल मीडिया, ठीक है। अब मीडिया से क्या समझ रहे हो, मतलब इंस्ट्रक्शनल मीडिया में अगर हम बात करें तो मीडिया में बोल सकते हो ना कि जो वो सारे रिसोर्सेज जो टीचर यूज करता हो अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कह सकते हैं ना कि टीचर्स जो भी मटेरियल या फिर रिसोर्सेज का यूज करता है अपनी इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो उसने आइडेंटिफाई किया है उसको अचीव करने के लिए जो चीज रिसोर्सेज का वो यूज कर रहा है ना, वो क्या होता है, हमारा इंस्ट्रक्शनल मीडिया होता है, कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टीचर्स क्लास में क्या क्या यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं, प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं, मैप्स का यूज करते हैं, टेप रिकॉर्डर यूज कर सकते हैं, है ना, रेडियो, ऑडियो विजुअल, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, काफी सारी चीजें वो यूज कर सकते हैं, है ना। तो कह सकते हैं ये क्या है, इट रेफर्स टू डिवाइसेस एंड मटेरियल, ठीक है। क्या बोला जा सकता है इसको मीडिया में, it refers to devices, it refers to devices and material, it refers to devices and material employed in teaching learning, employed in teaching learning, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्लैक बोर्ड आ सकता है, ठीक है, वो प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं, मॉडल का यूज कर सकते हैं, मैप्स का यूज कर सकते हैं, वीडियो टेप्स का यूज कर सकते हैं, रिकॉर्डर्स का यूज कर सकते हैं, है ना, ये सारी चीजों का वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और तो एक पॉइंट में अगर बोले कि ये जो इंस्ट्रक्शनल मीडिया है, ठीक है, एक लाइन में अगर मैं बोलूं, ठीक है, ये पहली बात लिख लो की पॉइंट में, दूसरी बात एक और लिख लो यहाँ पे जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। पहला पॉइंट तो ये कि ये क्या है, जो डिवाइसेस टीचर्स यूज करते हैं अपने क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग में, ठीक है, वो सारी चीजें। दूसरी बात ये है कि all the material, है ना, all the materials and substantial resources that an educator might use to implement instruction and facilitate student achievement of instructional objective, वही बात कि हाँ जो भी टीचर्स जितने भी मटेरियल्स को रिसोर्सेज को यूज करता है एजुकेटर अपने टीचिंग लर्निंग में, ठीक है, किसी इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो सारी चीजें क्या होती है, हमारी इंस्ट्रक्शनल मीडिया होती हैं। अब इसमें क्या क्या आता है ये चीजें लिख लो, मैं कुछ के एग्जांपल लिखवा रही हूँ। इसमें आपके ट्रेडिशनल मटेरियल्स आते हैं, कौन से मटेरियल्स आते हैं आपके, ट्रेडिशनल मटेरियल्स, जो भी आपके जो ट्रेडिशनल मटेरियल्स होते हैं वो सारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मटेरियल्स में क्या हो जाएगा आपका चौक, ठीक है, चौक बोर्ड हो गया, है ना, प्रिंटेड मटेरियल हो गया, प्रिंटेड मटेरियल हो गया, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रिंटेड मटेरियल में क्या हो सकता है आपका, बुक्स हो सकती हैं, वर्कशीट हो सकती हैं, है ना, और आपका डिस्प्ले बोर्ड हो गया, डिस्प्ले बोर्ड हो गया, ठीक है, और भी रख लो, डीवीडीज हो गई, सीडीज हो गई, वीडियो टेप्स हो गए, है ना, रेडियो हो गए, ठीक है, ये वाली सारी चीजें। तो ये सब कहाँ पे आएंगी, हमारी इंस्ट्रक्शन मीडिया में आएंगी। अब इंस्ट्रक्शन जो मीडिया होती है वो क्या मतलब क्या हेल्प करती हैं, ये स्टूडेंट की जो अटेंशन होती है उसको ग्रैप्स करती हैं, उनके इंटरेस्ट को मत कह सकते हो कि बढ़ाती हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट में मतलब उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करती हैं, स्प्राउटिंग इंटरेस्ट कह सकते हो, ठीक है। ग्रास्पिंग इसे बोल सकते हो, ऐसे लिख लो यहाँ पे। ये क्या करती है
इसका ये जो मीडिया होती है वो क्या करती है, ग्रास्पिंग अटेंशन, ठीक है, अटेंशन ग्रास्पिंग होती है, स्प्राउटिंग इंटरेस्ट रुचि पैदा करती है ना, और लर्नर्स को जो भी लर्नर्स होते हैं उनको लिविंग एग्जांपल्स के थ्रू उनको समझाती है, विजुअल एलैबोरेशन होता है कुछ, मतलब जैसे फिल्म वगैरह वीडियोस वगैरह वो प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, विजुअल एलैबोरेशन हो रहा है, ठीक है, जो भी लर्निंग हो रही है वो एक इन्वायरमेंट में हो रही है, ठीक है, तो इससे क्या होती है, जो लर्निंग होती है वो इंजॉयबल हो जाती है, बच्चे वहां पे ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, तो ये सारी चीजें किसमें आती है, इंस्ट्रक्शनल मीडिया में आती हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे प्रिंटेड मटेरियल मैंने बोला ना, प्रिंटेड मटेरियल हो गया आपका, मैगजीन हो गया, चार्ट हो गया, पिक्चर्स हो गई, फ्लैश कार्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और जैसे डिस्प्ले बोर्ड हो गया, डिस्प्ले बोर्ड में क्या क्या आ जाएगा आपका, व्हाइट बोर्ड आ जाएगा, जो क्या बोलते हैं उसको, जो रोलर बोर्ड नहीं होते कि जहां पे हम लोग बीएड में लेके जाते थे, तो वो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीजें, अगर कंप्यूटर्स का वो यूज कर रहा है तो वहां पे इंटरनेट का यूज कर सकता है, वर्ड्स का एमएस वर्ड का यूज कर सकता है, शीट्स का यूज कर सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल मीडिया में आ सकता है। तो ओवरऑल कह सकते हो कि इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या है, ये सारी डिवाइसेस एंड मटेरियल जो टीचिंग लर्निंग में यूज की जाती हैं, ठीक है, वो सारी क्या होती है, हमारी इंस्ट्रक्शनल मीडिया होती है, जिसको कोई एजुकेटर क्या करता है, यूज करता है, ठीक है, अपने जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है उसकी अचीवमेंट के लिए उसको वो यूज करता है, उन मटेरियल उन रिसोर्सेज को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स पे, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक वैसे कितने टाइप्स की होती हैं, देयर आर 4 काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक इन इनहेंसिंग द करिकुलम ट्रांजेक्शन। पहला है आपका टीचर सेंटर्ड, इसके अंदर भी कई सारी चीजें हैं, उसके बाद है लर्नर सेंटर्ड, फिर है एक्सपीरियंशियल लर्निंग टेक्निक्स एंड ग्रुप लर्निंग, ये आपको याद होने चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब हम अगर टेक्निक्स की बात करते हैं तो वो टीचर सेंटर्ड भी हो सकती है, लर्नर सेंटर्ड भी हो सकती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हो सकती है, और ग्रुप लर्निंग भी हो सकती है ना। अब टेक्निक कहने का मतलब क्या है, टेक्निक से क्या चीज समझो, टेक्निक क्या है, टेक्निक को अगर हम इंस्ट्रक्शनल टेक्निक की बात करते हैं तो टेक्निक क्या होता है, जब हम किसी चीज को इफेक्टिवली ट्रांजेक्ट करते हैं, किसी स्ट्रैटेजी से उसको ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारा करिकुलम है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि उसको ट्रांजेक्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रहा है, इफेक्टिवली इसको ट्रांजेक्ट करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब वो स्ट्रैटेजीज कितने तरह की हो सकती हैं, 4 तरह की हो सकती हैं। टीचर सेंटर मतलब टीचर्स को ध्यान में रख के वो टेक्निक को हम यहाँ पे बना रहे हैं, लर्नर्स को ध्यान में रखकर बना रहे हैं, या फिर एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग है आपकी, ठीक है, उन टेक्निक का एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस करके बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, या फिर कोलैबोरेशन का हम यूज करना चाह रहे हैं, मतलब ग्रुप लर्निंग उनसे हम कराना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं, हमारी इंस्ट्रक्शनल टेक्निक में आती हैं, ठीक है। अब एक टेक्निक को हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे यहाँ पे, ठीक है, इधर आ जाए, यहाँ पे समझा रही हूँ। ये मैंने एक शायद लिख भी दिया है, टीचर्स, हाँ एक ही लिखा है। देखो सबसे पहले आ जाते हैं ये टीचर सेंटर लर्निंग टेक्निक। जो टीचर सेंटर लर्निंग टेक्निक होती है, द टीचर इज द प्राइमरी कम्युनिकेटर ऑफ द नॉलेज, इट इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग मेथड, टीचर इज डायरेक्टली मैनेजेस द पेस एंड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन लर्नर्स। देखो सिंपल से मैं ऐसे समझाती हूँ इसको, टीचर सेंटर टेक्निक में क्या होगा कि जो अथॉरिटी किसके पास होगी, टीचर्स के पास होगी, जो भी अथॉरिटी है वो टीचर्स के पास होगी, ठीक है। लर्नर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, पैसिव रहेगा, लर्नर क्या रहेगा, पैसिव रहेगा, जो भी नॉलेज को डिसमिनेट करना है, ठीक है, जो भी नॉलेज देनी है वो कौन देगा, वो टीचर्स देंगे, ठीक है। जो भी कंट्रोलिंग रहेगी वो डायरेक्टली किसके हाथ में रहेगी, टीचर्स के हाथ में रहेगी, टीचर्स ही प्लान करेंगे, टीचर ही इंस्ट्रक्शंस देंगे, है ना। और लर्नर क्या करेंगे, उस नॉलेज को पैसिवली गेन करेंगे, लर्नर्स क्या करेंगे, उस नॉलेज को पैसिवली गेन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी टीचर सेंटर टेक्निक होती है, जिसमें कुछ मेथड, ये मेथड्स आपके बेसिकली इंपॉर्टेंट है। टीचर सेंटर में सिर्फ इतना दिमाग में रखना कि जहां पे टीचर्स को अथॉरिटी दी जाती है, ठीक है, और लर्नर क्या होते हैं, वहां पे पैसिव रहते हैं, वो आपकी टीचर सेंटर टेक्निक होती है। मतलब जितनी हम जो करिकुलम ट्रांजेक्ट करेंगे वहां पे टीचर्स को ध्यान में रख के करेंगे, बच्चों को ध्यान में रख के नहीं करेंगे, वहां पे मतलब टीचर्स जितने भी कंट्रोलिंग है, ठीक है, मेथड्स हो, कैसे उसको उस मेथड को ट्रांजेक्ट करना है, कैसे नॉलेज बच्चों को देनी है ना, कौन से टाइप उनको मतलब वहां पे इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं, देखो ये की पॉइंट 2-3 है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ।
इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर नहीं किया जाता। इट इज नॉट सूटेड टू ऑल टाइप ऑफ द लर्नर। ये एक ट्रेडिशनल वे है टीचिंग मेथड का, ठीक है, जहां पे टीचर क्या होता है, प्राइमरी कम्युनिकेटर होता है नॉलेज का। ये सारे क्या है जो मैंने रेड से किए हैं, ये आपके की पॉइंट ही है। ये क्या है, ट्रेडिशनल वे है। यहाँ पे जो लर्नर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लर्नर होते हैं उनको ये मतलब ध्यान में नहीं रखता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी नहीं देखता, ठीक है। यहाँ इस वाले जब टीचर सेंटर्ड की बात करते हैं ना, इस टेक्निक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंटेंट। जो कंटेंट है, कंटेंट इज द प्राइम फैक्टर, ठीक है। हम यहाँ पे जो कंटेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं बस वही यहाँ पे देखा जाता है। और ये कौन चूज करता है, टीचर्स चूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चीज आती है कि टीचर सेंटर्ड लर्निंग टेक्निक में कौन कौन से मेथड आते हैं। हमारा लेक्चर मेथड आता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड आता है, टीम टीचिंग मेथड आता है, ये सारी चीजें आती हैं। देखो लेक्चर मेथड क्यों आता है, लेक्चर मेथड क्यों होता है, मैं इसको समझा दे रही हूँ, पूरा लेक्चर मेथड बता नहीं रही हूँ कि क्या होता है। लेक्चर मेथड सभी लोग जानते हो कि लेक्चर मेथड क्या होता है। लेक्चर मेथड एक ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का, ठीक है। वहां पे टीचर क्या करता है, सिर्फ लेक्चर्स देता है, ठीक है। वो टीचर अपना सिर्फ लेक्चर को डिलीवर करेगा एक ऑर्डर में, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसको आपसे पूछेगा, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस को आपको, उसके आंसर्स को आपको डिलीवर करेगा, बस। और बच्चे इसको क्या करते हैं, सिर्फ समझते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वो क्या कर रहा है, नॉलेज को डिलीवर कर रहा है लेक्चर मेथड में। लेक्चर मेथड में क्या कर रहा है, वो खाली नॉलेज डिलीवर कर रहा है, ठीक है। नॉलेज को वो क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये समझ में आ जाएगा, इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही है ना। डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या है कि जैसे वो कोई चीज करके दिखाएगा, है ना। मतलब लर्निंग बाय डूइंग, इसे बोल सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग मेथड, लर्निंग बाय डूइंग मेथड, ठीक है। टीचर्स यहाँ पे आपको करके दिखाता है, ठीक है। टीचर्स क्या करेगा, यहाँ पे वो करके दिखाएगा, मतलब वो जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है उसको विजुअली आपको दिखा के करेगा। जैसे बीएड वगैरह में हम लोग वो एक्टिविटी मेथड करते नहीं थे, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते थे, तो वही चीज यहाँ पे टीचर्स कोई नॉलेज अगर किसी एसिड बेस के बारे में वो आपको पढ़ाना चाह रहा है तो पूरा उसका वो प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएगा कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है, प्रॉपर डिस्कशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो टीचर होता है डिमॉन्स्ट्रेशन में, जो टीचर होता है वो रोल मॉडल होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में जो टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रोल मॉडल होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि टीचर्स यहाँ पे वो करके दिखा रहे हैं। और जो लर्नर्स होते हैं वो क्या, लर्नर्स क्या करते हैं, लर्न करते हैं द प्रोसेस थ्रू इमिटेशन ऑफ द टीचर्स एक्टिविटी। और जो लर्नर क्या करते हैं, जैसे वो टीचर्स उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा उसको इमिटेट करते हैं, ठीक है, उसको सीखते हैं उन टीचर्स से। इसीलिए टीचर्स यहाँ पे क्या होते हैं, उनके रोल मॉडल की तरह होते हैं, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो गया। फिर आता है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में क्या होता है कि जैसे आपकी ऑनलाइन ही बहुत सारी कोचिंग में या फिर वैसे ही जैसे कोचिंग वगैरह चलती है ना, तो वहां पे क्या होती है कि बहुत बहुत देर की मैराथन वगैरह लगा दी जाती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होते हैं, कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, लाइक जैसे केवीएस वगैरह के हो गए, ठीक है। तो कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो मतलब अगर मान लेते 5 घंटे की है आपकी, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आते हैं, 45 मिनट तक एक टीचर ने पढ़ाया, उसके बाद दूसरे टीचर आ जाते हैं, 45 मिनट तक इसने पढ़ाया, फिर आगे तीसरे टीचर उसने फिर पढ़ाया 30 मिनट तक। तो ये क्या करे, एक टीम में सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक टीम टीचिंग हो रही है। तो यही है आपका टीम टीचिंग, ठीक है। टीम टीचिंग में क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा टीचर क्या करते हैं, एक साथ मिल करके पढ़ाते हैं, ठीक है, एक साथ क्या करते हैं, मिलकर पढ़ाते हैं। तो ये वाली चीज है, ग्रुप में लर्नर यहाँ पे ग्रुप में सीखते हैं, ठीक है। ये टीचर सेंटर्ड की कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में यही समझ लो क्योंकि लर्नर पे फोकस नहीं करता है, ठीक है। और एडवांटेजेस में ये हो सकता है कि लर्नर्स को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। मल्टी सेंसरी अप्रोच होती है, ठीक है। लर्नर्स यहाँ ये इजी टू प्लान होता है, एग्जीक्यूट और इवेलुएट किया जा सकता है। ये वाली सारी चीजें किसमें आती है, टीचर सेंटर में आती हैं। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ टीचर सेंटर में इनके मेथड्स को ध्यान रखो। ये पेपर 1 में भी इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट है कि टीचर सेंटर्ड के कौन कौन से मेथड आते हैं। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन जो मेथड होता है वो लर्नर सेंटर्ड होता है। नहीं, डिमॉन्स्ट्रेशन जो मेथड होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है, क्योंकि टीचर्स करके दिखा रहे हैं। अब डायरेक्टली जाके एसिड बेस का प्रैक्टिकल करने नहीं बैठ जाओगे, लिटमस टेस्ट नहीं करने बैठ जाओगे, पहले टीचर आपको करके दिखाएगा, तभी तो आप कर पाओगे।
पाओगे, जैसे टीचर करेगा, ठीक है, तो वैसे ही उसको इमिटेट करोगे आप, तब उसके बाद करोगे। तो इसी वजह से टीचर्स यहाँ पे रोल मॉडल भी होते हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें जो मैंने बताई, सिर्फ इतनी ही यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत डेप्थ में है भी नहीं और जाना भी नहीं है हमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, इधर ही आ जाओ, इसको मैं हटा देती हूँ, ये ऑलरेडी स्लाइड से चाहो तो लिख लेना आप लोग। लर्नर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड टेक्निक। अब लर्नर सेंटर्ड टेक्निक में क्या होता है, बच्चा एक्टिव रहता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, बच्चा क्या रहता है, एक्टिव रहता है। इसमें लर्नर सेंटर्ड में हम बात करते हैं तो कौन कौन से मेथड्स आते हैं आपके, ठीक है। लर्नर सेंटर्स में अभी जो मेथड में बार बार लिख रही हूँ, ये मेथड्स आपके इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो, ठीक है, ये मेथड्स आपके इंपॉर्टेंट है। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको हम लोग देखेंगे भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। दूसरा डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग। नेक्स्ट प्रोग्राम लर्निंग, नेक्स्ट कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, CAL। और ये जो CAL है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, है ना। ये सारी चीजें आपकी यूनिट 8 में भी दे रखा हुआ है, 3 चीजें दे रखी है, उसके बीच में डिफरेंसेस का पूछा हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, नेक्स्ट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट टीचिंग। इंडिविजुअल, ये कॉपी में लिख लेना, ये पता होनी चाहिए, ये लर्नर सेंटर टेक्निक आपकी, ठीक है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट टेक्निक। अब ये होती क्या है, वन बाय वन देख लेते हैं। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं PSI, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, PSI। इसे किसने दिया था, FS क्लियर। अच्छा, इन सबके नाम भी इंपॉर्टेंट है ना। ये किसने दिया था, FS नाम, और ये कौन कौन सी टेक्निक होती है ये आपको याद होने चाहिए। FS क्लियर ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। ये पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग टेक्निक है। ये क्या है, एक मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग टेक्निक है, मास्टरी ओरिएंटेड। मैं लर्निंग टेक्निक को ऐसे लिख रही हूँ, लिख लेना, ठीक है। मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग टेक्निक है। यहाँ पे क्या होता है, हम सेल्फ पेज स्टडी करते हैं, मतलब खुद से स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मास्टरी ओरिएंटेड टेक्निक बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ पेज स्टडी करते हैं, ठीक है, सेल्फ पेज स्टडी होती है, ठीक है। दूसरी बात, तो ये सारे की पॉइंट में ऐसे लिख लो, ठीक है। सेल्फ पेज स्टडी होती है, या इट इज अ फेस टू फेस एंड 1-to-1 मोड में होती है, ठीक है। ये फेस टू फेस 1-to-1 मोड में होती है, फेस टू फेस 1-to-1 मोड होती है, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पे जो प्रिंटेड कंटेंट मटेरियल होते हैं, वो मतलब यहाँ पे जो मटेरियल होते हैं वो एक प्रिंटेड मटेरियल होते हैं, वो मतलब उसे हम लोग यूज करते हैं एज अ कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। जब भी मतलब जैसे होता है, टीचर्स ने कोई भी चीज आपको पढ़ा दी क्लास में, ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल का यूज करके, किसी भी चीज का उन्होंने यूज करके आपको क्लास में पढ़ा दिया, ठीक है। पढ़ाने के बाद आप उससे क्या करते हो, खुद से भी उसको पढ़ने की जब कोशिश करते हो, मास्टरी लर्निंग, मतलब उस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे जब मास्टरी की बात करते हो, उस सब्जेक्ट पे मास्टरी करते हो विद द हेल्प ऑफ द प्रॉक्टर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारी पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ये क्या होता है, पर्सनलाइज सिस्टम होता है, जिसको आप याद कर सकते हो कि मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग टेक्निक होती है, जहाँ पे सेल्फ पेस स्टडी होती है, ठीक है, फेस टू फेस 1-to-1 मोड में होती है। उसे डेवलप किसने किया था, FS क्लियर ने किया था, ठीक है। इतनी बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाओ, डिस्टेंस लर्निंग।
जब हम लोग डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं तो ये सब इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है। यहाँ पे ये कैसे होती है, ऑनलाइन ही कंडक्ट होती है। यहाँ पे टीचर्स और जो लर्नर होते हैं वो फिजिकली सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, टीचर्स और लर्नर जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकली सेपरेटेड होते हैं। लिखने की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक दो पॉइंट लिख दे रही हूँ यहाँ पे। फिजिकली सेपरेटेड होते हैं कौन, टीचर्स एंड लर्नर। ठीक है, फिजिकली सेपरेटेड होते हैं। इस केस में यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू हम लोग लर्निंग करते हैं, अपनी खुद की लोकेशन पे कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइम जो हमारा टाइम होता है वो भी फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल टाइम और लोकेशन होती है लर्नर्स के लिए, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिस्टेंस लर्निंग होती है, सिंक्रोनस होती है, असिंक्रोनस होती है, पेस्ड होती है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है ना। जैसे सिंक्रोनस ये आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 के लिए भी सिंक्रोनस और पेपर 2 के लिए भी। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ये सिंक्रोनस और सिंक्रोनस। ठीक है, ये दोनों पूछे जाते हैं और आपके यूनिट 8 में भी ये दे रखा हुआ है। ठीक है, सिंक्रोनस लर्निंग हो गई, असिंक्रोनस लर्निंग हो गई, पेस्ड लर्निंग हो गई, है ना, सेल्फ पेस्ड लर्निंग हो गई। ये तो हमने अभी देख लिया सेल्फ पेस्ड लर्निंग क्या है। ठीक है, सिंक्रोनस लर्निंग वो लर्निंग होती है जो रियल टाइम में होती है। ठीक है, जो रियल टाइम में होती है। ठीक है, अब मैं इस समय आपको पढ़ा रही हूँ, ये सिंक्रोनस नहीं है। ठीक है, ये सिंक्रोनस नहीं है। अगर मैं वही लाइव आपको अगर पढ़ाऊंगी तो कैसे होगी, हमारी सिंक्रोनस लर्निंग होगी। ठीक है, तो ये असिंक्रोनस लर्निंग है। सिंक्रोनस लर्निंग में क्या है, मैंने ये वीडियो आपको जब अपलोड करूंगी तब आप उसको देखोगे, अपने टाइम पे ही अपने हिसाब से देखोगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इमीडिएट फीडबैक वगैरह नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपकी ये रियल टाइम में होती है और ये रियल टाइम में नहीं होती है। ठीक है, ये की डिफरेंसेस है यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं और ये पूछा भी जाता है, ये टॉपिक आपका सिंक्रोनस और सिंक्रोनस। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोग्राम लर्निंग की। प्रोग्राम लर्निंग में क्या होते हैं, देखो प्रोग्राम लर्निंग में क्या किया जाता है, सिंपल सा समझो प्रोग्राम कि छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में आपको टॉपिक प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में, ठीक है, स्मॉल स्टेप्स में आपको टॉपिक प्रेजेंट किए जाते हैं। वो एक सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, सीक्वेंस की तरह एक के बाद दूसरा, जैसे ये फ्रेम होते हैं। ठीक है, एक फ्रेम के बाद दूसरा फ्रेम आएगा, दूसरे फ्रेम के बाद तीसरा फ्रेम आएगा, तीसरे के बाद चौथा आएगा। तो आपको पहले इस वाले फ्रेम का क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर इस वाले का सॉल्व करना है, फिर इसका सॉल्व करना है, फिर इसका सॉल्व करना है। जब तक आप ये सॉल्व नहीं कर लोगे तब तक आप इस पे नहीं जा पाओगे। ठीक है, जब तक आपने सेकेंड स्टेप को कंप्लीट नहीं किया तब तक आप इस पे नहीं जा पाओगे। तो ये होते हैं स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे से टुकड़ों में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये होती है प्रोग्राम लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीक्वेंस मतलब हम क्या करते हैं, नोन टू अननोन जाते हैं। ठीक है, ये चीज लिख लो यहाँ पे, ये क्या होती है, नोन टू अननोन होती है। ये जो प्रोग्राम लर्निंग होती है वो नोन टू अननोन होती है। ठीक है, मतलब क्या होती है, हम किसी टॉपिक के बारे में पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे उसको और कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, अब इसमें भी कई सारे वैसे है नहीं आपको मुझे पढ़ाने की, यहाँ पे मतलब इस यूनिट 5 में नहीं पढ़ना है आपको, ये आपको जो प्रोग्राम लर्निंग है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ बता दे रही हूँ, ये प्रोग्राम जो लर्निंग है, अब आ गया ये चीज तो मैं बता भी दे रही हूँ थोड़ा सा। ये प्रोग्राम लर्निंग है, ये आपका जो यूनिट 8 है वहां पे आपको ये पढ़ना है, आएगा वहां पे, जिसमें 3 टाइप्स के होते हैं। एक होती है ब्रांचिंग, सॉरी एक होती है, हाँ लीनियर, मैं ब्रांचिंग लिख दे रही हूँ। एक होती है ब्रांचिंग, एक होती है लीनियर, एक होती है मैथेटिक, एक होती है मैथेटिक। ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो आपकी ये होती है लीनियर। लीनियर में क्या होता है कि ऐसे ऐसे फ्रेम्स होते हैं आपके, है ना, ऐसे ऐसे से फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, इस फ्रेम्स में क्या, ये समझ लो आपकी यूनिट 8 में दे रखा हुआ, पढ़ना वहां पे। ठीक है, लीनियर में क्या होता है, इस तरह फ्रेम में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे इस फ्रेम को आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको इस फ्रेम में जाना होता है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इमीडिएट आपको फीडबैक मिलता है। ठीक है, आपने क्वेश्चन जैसे होते नहीं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन नहीं होते हैं कि आपने एक को सॉल्व किया फिर दूसरे पे गए, फिर दूसरे को सॉल्व किया, जैसे क्विज होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको इमीडिएट फीडबैक भी, जैसे होता नहीं है आप लोग के
क्विज वगैरह होती है, आपने सॉल्व किया, ए बी या सी लगा दिया, आपने बी लगाया, पता चल गया ये गलत है, फिर आप आगे चले गए, फिर दूसरे पे लगाया, फिर मतलब एक क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया, फिर दूसरे पे आप गए। ऐसा तो नहीं है 10 क्वेश्चन है, क्विज कितने की है, 10 क्वेश्चन की है, तो ऐसा तो नहीं है ना आप डायरेक्ट 10 से पहुंच जाते हो, नहीं, सिक्वेंस में है, पहला ये वाला सॉल्व करो, फिर ये वाला सॉल्व करो, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। तो ये सिक्वेंस में होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी रेमेडियल नहीं प्रोवाइड की जाती, कोई भी रेमेडियल चीजें नहीं प्रोवाइड की जाती कि ये क्वेश्चन आपने गलत किया है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सोल्यूशन मतलब इसमें क्या गलती है, ये सारी चीजें नहीं प्रोवाइड की जाती। वो कहाँ पे मिलती है आपको, ब्रांचिंग में मिलती है। वो कहाँ पे मिलती है, ब्रांचिंग में। ब्रांचिंग दी थी आपकी नॉर्मन ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है कई बार। और लीनियर दी थी आपकी स्किनर ने, ठीक है। और मैथेटिक दी थी आपने गिलबर्ट ऐसे कुछ नाम है, ठीक है, यही नाम है, फिर भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। गिलबर्ट ने ऐसे दिया था, गिलबर्ट ही है, हाँ, ठीक है। तो ये है आपकी प्रोग्राम लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैथमेटिक में रिवर्स में चलता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है, तो ये रिवर्स में चलता है, ठीक है। रिवर्स कहने का मतलब क्या है, 6 5 4 3 2 1 ऐसे रहता है, ठीक है। और ब्रांचिंग में क्या होते हैं, रेमाइडियल टीचिंग दी जाती है, जैसे आप जैसे टेक्स्ट बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक वगैरह या फिर और भी किसी वेबसाइट वगैरह पे जाओ ना, तो वहां पे क्या होता है, जब आप क्विज वगैरह सॉल्व करते हो या फिर कई सारे जब एमसीक्यू को सॉल्व करते हो, तो नीचे एक लिंक बन के आता है कि फॉर मोर डिटेल, ठीक है, फॉर मोर डिटेल करके आता है। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ पाओगे। तो वो क्या होती है, आपकी ब्रांचिंग में आती है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये होती है आपकी प्रोग्राम लर्निंग। यूनिट 8 में आपको डिटेल में इसको पढ़ना ही पड़ेगा, और इसके अलावा पेपर 1 में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये कौन सी टेक्निक में आता है, हमारा लर्नर सेंटर टेक्निक में आता है। उसके बाद आता है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ठीक है। क्या आता है आपका, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। देखो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या क्या कह सकते हो, अगर हम बात करें, मतलब जब हम लर्निंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर को हेल्प लेकर के जो भी हम चीजें लर्न करते हैं, वो सारी सब कहाँ पे आती हैं, हमारी कंप्यूटर में आती हैं, ठीक है। वो हमारी कहाँ पे आती है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में आती हैं, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो, ठीक है। फिर आता है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट टीचिंग। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट टीचिंग में क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लमेटिक एक्ट जो होता है कैरी टू कंप्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग, मतलब कोई भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट टेक्निक में क्या होता है, ये एक प्रॉब्लमेटिक एक्ट होता है जिसे आपको सॉल्व करना होता है इसकी नेचुरल सेटिंग में, है ना। तो ये होती है आपकी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट टेक्निक, सिंपल सी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, लर्नर सेंटर्ड वाला, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लर्नर सेंटर टेक्निक में होता क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स आते हैं, ठीक है, और इन मेथड्स को इसने डेवलप किसने किया था, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इसको मैं हटा दे रही हूँ, इसको कॉपी में लिख लेना, ये आपके यूनिट 8 के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। यूनिट 8 में है भी, जब आप यूनिट 8 देखना वहां पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हम बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग टेक्निक में, ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग टेक्निक, एक्सपीरियंशियल लर्निंग टेक्निक। अब ये क्या होता है, हम एक्सपीरियंस करके सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, डिस्कवर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, खुद से डिस्कवर करते हैं। ये जो टेक्निक होती है ये कैसी होती है, यहाँ पे हमको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है, यहाँ पे हमें क्या करता है, मिलता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। हम उस सेटिंग्स में जा करके एक्सपीरियंस करके उन चीजों को ऑब्जर्व कर करके तब हम यहाँ पे उस चीज को सीखते हैं। तो ये क्या होती है, ये एक हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। ये क्या हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जहां पे लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, लर्निंग बाय डूइंग। अब वहां पे जो लर्निंग बाय डूइंग का मेथड जब हम टीचर सेंटर वाला पढ़ रहे थे, तो वहां पे टीचर वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहा था आपको, यहाँ पे लर्नर्स खुद से करेंगे, खुद से उस चीज को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा एक्सपीरियंशियल में आता है। कोई भी जो नॉलेज है, ठीक है, कोई भी न्यू नॉलेज होगी, जो भी लर्नर्स होंगे वो न्यू नॉलेज को क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ, इंटीग्रेट कराएंगे अपनी जो भी उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी उसके साथ, वो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कराते हैं अपने एक्सपीरियंशियल में, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है,
हो सकता है आपने बहुत सारी चीजें पहले से पढ़ी हो, फिर बाद में जब उसको एक्सपीरियंस करके आप सीखते हो तो क्या करते हो, अपनी पुरानी नॉलेज में उसको क्या कराते हो, एड ऑन कराते हो। ठीक है, इसको क्या कराते हो, एड ऑन कराते हो। तो ये क्या होता है, न्यू नॉलेज को यहाँ पे इंटीग्रेट कराते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज में। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती है, आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आती है। अब इनमें से मेथड कौन कौन से होते हैं, मेथड्स आते हैं डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, चीजों को खोजते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका साइमुलेशन टीचिंग, रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। ये आपका जो सीटेड वगैरह का एग्जाम होता है वहां पे साइमुलेशन वाली चीज पूछी जाती है काफी ज्यादा। फोर्थ, रोल प्ले करना। अब ये रोल प्ले, ये दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं अभी। फिर आता है केस स्टडी, इन डेप्थ स्टडी करना। ठीक है, केस स्टडी कहने का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं। ठीक है, रिसर्च में भी था ये। अब देखो डिस्कवरी लर्निंग क्या है, ये इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन अप्रोच है। ये क्या है, इंक्वायरी बेस्ड। यहाँ पे आता है आपका, मैं एक एक पॉइंट में लिखती हूँ। ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है ना। नेक्स्ट आ जाओ, लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, लर्नर्स की जो नीड है, जो इनका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको ध्यान में रख करके उनको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। उनको क्या, लर्नर्स को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। यहाँ पे जो हमारी जो भी ये जो टेक्निक है, ये सेल्फ लर्निंग पे फोकस करती है। ठीक है, किसे फोकस करती है, सेल्फ लर्निंग पे फोकस करती है। ठीक, देन फिर आता है सैमुलेशन टीचिंग। जब हम सैमुलेशन टीचिंग की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ इमिटेटिंग अ रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इमिटेटिंग रियल लाइफ इश्यूज। ठीक है, जो भी रियल लाइफ इश्यूज हैं या फिर सिचुएशन है, इश्यूज की वजह सिचुएशन लिख लो, इश्यूज नेगेटिव टर्म देगा। ठीक है, इसको सिचुएशन कर लो, रियल लाइफ सिचुएशंस। ठीक है, जो भी रियल लाइफ सिचुएशन है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली बाय अ सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इमिटेटिंग रियल लाइफ सिचुएशन और प्रोसेस, ये लिख लो। ठीक है, प्रोसेस एग्जैक्टली बाय अ सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम। तो ये होता है आपका सैमुलेशन में। ठीक है, ये किसमें होता है, सैमुलेशन में। ठीक है, हम रियल इन्वायरमेंट में जाकर क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है, हम किसी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट को, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है उसको हम ले जाकर रियल इन्वायरमेंट में उस चीज को सीखते हैं। ये आता है। फिर रोल प्ले क्या आता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी चीज को, मतलब यहाँ पे रोल प्ले में ऐसे समझ लो कि हम क्या बोलते हैं उसको, ये रोल प्ले दिया किसने था, आपका कोल्बे ने। ये पहले लिख लो, मेरे दिमाग से ना निकल जाए, कोल्बे ने, डेविड कोल्बे ने दिया था इसको। ठीक है, कुछ के नाम याद रखो। ये कोल्बे ने बताया था, उन्होंने डिस्क्राइब किया था रोल प्ले को, द प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज कैरिड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जहां पे जो नॉलेज होती है, द नॉलेज इज कैरिड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। हमारे एक्सपीरियंसेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उससे हम लोग यहाँ पे नॉलेज को गेन करते हैं, नॉलेज आती है यहाँ पे। ठीक है, अब केस स्टडी टेक्निक जो होती है वो क्या होती है, हमारी इन डेप्थ स्टडी होती है। ये क्या होती है, एक ही पॉइंट से याद रखो, इन डेप्थ स्टडी होती है। इन डेप्थ स्टडी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी ग्रुप को, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम क्या करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं, उनकी इन डेप्थ स्टडी करते हैं। तो वो क्या होता है हमारा
वो हमारा क्या होता है, केस स्टडी होता है, ठीक है, जिसमें हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, डायग्नोज करते हैं, उनके रिकॉर्ड्स को इनको रिकॉर्ड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम डिसीजंस लेते हैं, फिर कुछ एक्शंस लेते हैं। ये वाली सब चीजें किसमें आती हैं, हमारी केस स्टडी में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ एक्सपीरियंशियल के बाद ग्रुप। इसमें भी 3 टेक्निक है, ग्रुप लर्निंग में भी। ग्रुप लर्निंग में भी 3 टेक्निक्स है। कौन कौन सी? ट्यूटोरियल, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है इसको। ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल के बाद सेमिनार, है ना, ये भी ग्रुप में होता है। ग्रुप जो डिस्कशन होता है, ठीक है, और एक और होता है ग्रुप प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये सारी किसमें आती है, हमारी ग्रुप लर्निंग में आती है। ग्रुप लर्निंग में क्या होता है, कई सारे लोग मिलकर के यहाँ पे सीखते हैं, है ना, तो ये कहाँ पे आता है, ग्रुप लर्निंग में आता है। ठीक है, तो ग्रुप लर्निंग एक तरीके से टेक्निक है जहाँ पे कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने के लिए मोर देन 2 पीपल्स होते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं, एक साथ मिल करके सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका ग्रुप लर्निंग टेक्निक होता है। ग्रुप लर्निंग टेक्निक में ट्यूटोरियल आता है, सेमिनार आता है, ग्रुप डिस्कशन आता है, प्रोजेक्ट आता है। ट्यूटोरियल एक आपका इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है जहाँ पे नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल होता है जो कुछ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाता है ना। सेमिनार में क्या होता है, ये एक ज्यादातर हायर एजुकेशन में यूज किया जाता है, जहाँ पे कई सारे पीपल एक साथ गैदर होते हैं किसी थीम के लिए। ठीक है, कोई थीम होता है, ठीक है, उसके लिए उसका सेमिनार होता है, उसमें कई सारे लोग आते हैं, वहाँ पे डिस्कशन होता है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी डाउट्स होते हैं वो वहाँ पे क्लियर होते हैं, उनको गाइड किया जाता है, ये वाली सब चीजें आती हैं। ठीक है, फिर आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन कहाँ पे होता है, हमारे क्लासरूम में होता है। क्लासरूम में कहने का मतलब क्या, वहाँ पे कोई भी टॉपिक को प्रेजेंट किया जाता है, या भी कोई क्वेश्चन होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है, उस पर सारे लोग एक साथ मिलकर के सोचते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज को, ये वाली सारी चीजें आती हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ जो लर्नर होते हैं वो एनालाइज करते हैं और सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। ध्यान देना, यहाँ पे जो भी लर्नर्स होते हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट पे, लेकिन वहां पे क्या होता है, एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, तो ये सारी चीजें कहाँ पे आ गई आपकी, इसमें आ गई, ग्रुप लर्निंग में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो आपका पॉइंट था, इंस्ट्रक्शनल, हम लोगों ने सिस्टम देख लिया, मीडिया को देख लिया, है ना, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक देख ली। अब देखेंगे हम लोग, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक भी हो गई हमारी, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल है वो क्या होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल देख लो यहाँ पे, उसके बाद ये टॉपिक आपका ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। रटना बिल्कुल भी नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। ठीक है, बहुत इसमें कोई हमको पूरी कॉपी नहीं भर के आना है, सिर्फ समझ जाओ कि है क्या जनरल। इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन मटेरियल वो होते हैं एनी आइटम और एलिमेंट दैट अ ट्यूटर यूजेस टू डिलीवर द बेस्ट टीचिंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एनी आइटम, इसको ऐसे लिख लो, एनी आइटम और मटेरियल any item or material that tutor uses to deliver the best teaching experiences। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जिन लोगों ने भी टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। क्यों ज्वाइन करेंगे, उसका रीजन ये है, जैसे आपका इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, मीडिया है ना, टेक्निक है, ठीक है, तो इनका तो मैं यहाँ पे की पॉइंट के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे वहां पे आपको छोटी छोटी सी इमेजेस दे रही हूँ, की डिफरेंसेस बता रही हूँ कि इंस्ट्रक्शन, मतलब वहां पे सेंड करती हूँ मैं कि इंस्ट्रक्शन मीडिया में क्या डिफरेंस है, इंस्ट्रक्शन जो टेक्निक होती हैं वो सब एक की, वहां पे भी आपको एक की पॉइंट में इमेज के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो अभी मैं फिलहाल जो आपके PYQs आए हुए हैं, ठीक है, उनसे मैं जो भी टॉपिक देखती हूँ कि आपके काफी बार पूछे गए, लाइक आपके
मूक्स के बारे में, ठीक है, मूक पे टॉपिक, ये मूक है, स्वयं है, इन सब के बारे में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। तो मूक्स के भी दो तीन टाइप्स होते हैं, सी मूक और एक्स मूक होते हैं। तो इसको मैंने पिक्चर्स के फॉर्म में, ठीक है, और कुछ कुछ चीजें मैंने टेक्स्ट में की पॉइंट में वहां पे आपको भेजी हुई है। तो जिन लोगों ने भी नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं जो जो चीजें आपको टेक्स्ट के फॉर्म में भेज रही हूँ या फिर पिक्चर्स के फॉर्म में भेज रही हूँ, लाइक मैंने कल ही, हाँ कल ही शायद मैंने जो नेटिव होता है और हाइब्रिड होता है, ठीक है, हाइब्रिड और नेटिव, हाइब्रिड एक और था आपका वेब, ठीक है, जो वेब बेस्ड लर्निंग होती है, नेटिव नेटिव ऐप, हाइब्रिड ऐप, ये मोबाइल ऐप है, दीज आर द मोबाइल ऐप, ठीक है, पूछा जाता है टाइप्स ऑफ मोबाइल। तो इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, तो इन सब के बारे में मैं छोटे छोटे, पता है हमारे एग्जाम में बहुत छोटे छोटे से टॉपिक आते हैं जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, वैसे हमको पता है नेटिव का मतलब हमें पता है, हाइब्रिड का मतलब कॉम्बिनेशन हमें पता है, वेब का मतलब, लेकिन वहां पे जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पे वो क्या करते हैं, वो वर्ड्स के साथ खेल जाते हैं, है ना, ये चीज होती है कि वर्ड्स हमको समझने में दिक्कत होती है। तो वहां पे मैंने कोशिश की है कि जितना की पॉइंट में इमेज के थ्रू मैं आपको दे पाऊं, है ना, तो वो छोटी छोटी चीजें ही मैं करके थोड़े थोड़े पार्ट में वहां पे मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करती हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको उससे मदद ही मिलेगी, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, क्योंकि आपका जैसे आईसीटी में आते हैं, आईसीटी में क्या सर्च इंजन है, ठीक है, ये अब सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, दिक्कत होती है ना, और फायरवॉल, फायरवॉल क्या क्या होता है, तो ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है जो हम देखते हैं, लेकिन हमें वहां पे पता है शब्दों में वो चीज समझ में नहीं आती है, प्रैक्टिकली हम समझ रहे हैं, शब्दों में नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये वाली चीज वहां पे हो जाती है। तो मैं वहां पे की पॉइंट और इमेजेस के थ्रू वहां पे वो देना मैंने स्टार्ट किया है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जाके इसको टेलीग्राम को ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि मैं उन सारी चीजों को एक एक चीज को बता, थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊं। ऐसा होता है कि मैं जैसे बैठी हुई हूँ और कोई भी आपके पीवाईक्यूज को देख रही हूँ, कोई चीज यहाँ पे नई लिखी या फिर मुझे लगा कि वो रिपीट हो रही है, तो उसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ वहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला आपको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अब आ जाओ अपने टॉपिक पे, अभी मुझे एकदम से ध्यान आ गया इसलिए मैंने बोल दिया। अब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या है, एनी आइटम और मटेरियल दैट ट्यूटर यूजेस टू डिलीवर द बेस्ट टीचिंग एक्सपीरियंसेस, मतलब क्या है, वो वस्तु या फिर क्या बोलते हैं, तत्व या सामग्री, जो भी बोलूं, ठीक है, जिसे ट्यूटर कोई जो एजुकेटर है उसको यूज करता है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, अपनी टीचिंग एक्सपीरियंसेस को बेस्ट तरीके से डिलीवर करने के लिए। तो वो क्या होते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं। अब इंस्ट्रक्शनल मीडिया में भी हमने भाई यही चीज पढ़ा था, वहां पे भी तो हम क्या कर रहे थे, मीडिया का ही तो यूज कर रहे थे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों आते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, यही आपका डिफरेंस भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है वो दोनों यहाँ पे आते हैं, लाइक आपका रीडिंग आ जाएगा, लेक्चर देना, टेक्स्ट बुक का यूज करना, मल्टीमीडिया का कंपोनेंट का यूज करना, वो तो वहां पे भी यूज कर रहे थे, लेकिन टीचर कैसे लेक्चर दे रहा वो तो वहां पे यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ह्यूमन मटेरियल, ह्यूमन जो रिसोर्सेज है और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 3D मॉडल का यूज कर सकते हो, ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक नॉन इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, ऑडियो विजुअल, है ना, टेक्टाइल चीजें, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग करना, सोशल लर्निंग करना, है ना, तो ये सब चीजें कहाँ पे आती है, हमारी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सिर्फ इसमें बता, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और जैसे क्वेश्चन को आप पकड़ पाओ, क्योंकि वहां पे डिफरेंस में ही सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट था यहाँ तक का आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अप्रोचेस की तरफ, कि अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं करिकुलम में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ अप्रोचेस देख लेते हैं, कि अप्रोचेस भी और करिकुलम इवैल्यूएशन के मॉडल भी है, नहीं होता तो पहले मॉडल देख लेते हैं, जल्दी हो जाएगा ये मॉडल का, और मॉडल से काफी बार क्वेश्चंस आए भी हुए हैं आपके। आ जाओ इधर। उम्मीद करती हूँ सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। करिकुलम इवैल्यूएशन, ठीक है, जिनमें अप्रोचेस क्या है, मॉडल्स क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब हम लोग करिकुलम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, है ना, जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं करिकुलम इवैल्यूएशन, तो करिकुलम इवैल्यूएशन कहने का मतलब क्या होता है, करिकुलम इवैल्यूएशन क्या करता है, फोकस करता है कि मतलब
जो भी हमने करिकुलम को डिजाइन किया है, उसको डेवलप्ड और इम्प्लीमेंट, मतलब उनके जो रिजल्ट होता है उस पे फोकस करता है। ये किस पे फोकस करता है? डिजायर्ड रिजल्ट पे फोकस करता है करिकुलम इवैल्यूएशन। ठीक है, एक मिनट रुको, अगर स्लाइड होगी तो मैं दिखा दूंगी, रुको। रुको मैं देख लूँ, शायद पड़ी हो स्लाइड इसमें, क्योंकि मैंने कोई और स्लाइड इसमें ऐड तो नहीं किए। अगर पड़ी होगी तो मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये तो मॉडल्स हैं करिकुलम इवैल्यूएशंस के। प्रोसेस, ये सारे मॉडल हमको भी पढ़ने हैं। नहीं है, नहीं, चलो ठीक है। देखो, करिकुलम इवैल्यूएशन क्या है? यहाँ पे जो भी चीजें, जो करिकुलम होता है आपका, करिकुलम इवैल्यूएशन सर्व करता है टू आइडेंटिफाई। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है? सर्व करता है कि आइडेंटिफाई करो स्ट्रेंथ को, वीकनेस को। ठीक है, वीकनेस ऑफ द करिकुलम बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स डिलीवरी आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। देखो, अब ये चीज दो तरीके से समझो यहाँ पे। ये जो आपका करिकुलम इवैल्यूएशन होता है वो बिफोर भी होता है, ठीक है, और आफ्टर भी होता है। ठीक है, अब कैसे होता है ये समझो। जब हम करिकुलम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो करिकुलम इवैल्यूएशन का मतलब होता है हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या? इफेक्टिवनेस। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम, मतलब हमने करिकुलम को जो डिलीवर किया है कितना ज्यादा वो इफेक्टिव है। ठीक है, कितना ज्यादा वो इफेक्टिव है, ये चीज यहाँ पे हम चेक करते हैं। लेकिन जब हम बिफोर की बात करते हैं तो करिकुलम इवैल्यूएशन के लिए बिफोर में हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है हमारे करिकुलम की, ऑफ द करिकुलम, स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द करिकुलम। इंप्लीमेंट करने से पहले हम ये चीज देखते हैं कि वहां पे क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, और इंप्लीमेंट करने के बाद आफ्टर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन हम क्या है यहाँ पे चेक करते हैं? उसकी इफेक्टिवनेस चेक करते हैं। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स डिलीवरी, इसको अपनी कॉपी में सिर्फ ऐसे ही बना लेना, इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स डिलीवरी, डिलीवरी आफ्टर इंप्लीमेंटेशन। इफेक्टिवनेस ऑफ डिलीवरी हम यहाँ पे देखते हैं आफ्टर इंप्लीमेंटेशन। बिफोर इंप्लीमेंटेशन हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है हमारी करिकुलम की। तो ओवरऑल बोला जा सकता है करिकुलम इवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं? करिकुलम इवैल्यूएशन हम क्या करते हैं? जहाँ उस करिकुलम की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, करिकुलम के जो भी वीकनेस है और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो अप्रोचेस का यूज किया जाता है करिकुलम इवैल्यूएशन में। वो कौन सी अप्रोचेस है? दो अप्रोचेस, दो अप्रोचेस कौन कौन सी हैं? पहली अप्रोच है आपकी साइंटिफिक, साइंटिस्ट आइडियल अप्रोच। ठीक है, साइंटिफिक बोलो इसे, साइंटिफिक मत बोलो, साइंटिफिक अप्रोच। दूसरी है आपकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ठीक है, अब ये जो साइंटिफिक अप्रोच है वो क्या है, और जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो क्या है? जब हम साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये जो आपकी दो अप्रोचेस हैं ये किसने आइडेंटिफाई की थी? क्रॉनबेक ने आइडेंटिफाई की थी दो अप्रोचेस ऑफ इवैल्यूएशन। साइंटिफिक, यहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो अप्रोचेस में बात की गई थी। मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या होता, ये जो अप्रोच होती है वो होती है साइंटिस्ट आइडियल अप्रोच। इसे क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट आइडियल अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमनिस्टिक आइडियल अप्रोच बोलते हैं, ह्यूमनिस्टिक आइडियल अप्रोच बोलते हैं इसे, है ना। अब ये जो साइंटिस्ट आइडियल अप्रोच है वो क्या करता है? वो एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है। इस अप्रोच में जो होता है एक्सपेरिमेंट एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, आपका जो एक्सपेरिमेंट होता है, अभी मैं बता रही है क्या, एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है,
इस अप्रोच में। लेकिन जब हम इस अप्रोच में बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक वाले में, तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट होता है वो अनएक्सेप्टेबल होता है। एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट होता है वो अनएक्सेप्टेबल होता है। यहाँ पे हम नेचुरलिस्टिक की बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसको वो एंड मतलब वो एक रिजल्ट को एडवोकेट करते हैं, एंड एडवोकेट्स एक्सपेरिमेंटेशन। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो एडवोकेट करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन को, और जो ह्यूमनिस्टिक होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट पे फेथ नहीं कर रखते। ठीक है, एक्सपेरिमेंट पे विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक अप्रोच वाले लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट पे विश्वास करते हैं, लेकिन जो ह्यूमनिस्टिक वाले होते हैं वो नेचुरल सेटिंग पे विश्वास करते हैं, एक्सपेरिमेंट पे विश्वास नहीं करते हैं। तो ये वाली चीज होती है, मतलब ह्यूमनिस्टिक आइडियल अप्रोच को ये फॉलो करते हैं, जहां पे एक्सपीरियंस आते हैं, आपके नेचुरल सेटिंग्स आती हैं। ठीक है, और साइंटिफिक जो होता है वो एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट करता है ना। ये वाली चीज है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप लोग नेचुरलिस्टिक। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट। इसमें भी कई सारे और भी अप्रोच हैं, मैं 2-3 रुको इसमें बताती हूँ आपको। नेक्स्ट में आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे एक अप्रोच एक और आती है, इसको यहाँ पे अच्छा ये भी लिख लो यहाँ पे। ये किसने दिया था, क्रॉनबैक ने दिया था। ठीक है, BACH है। क्रॉनबैक ने दिया था। ठीक है, अब 2 अप्रोच और हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखो। अच्छा, इंट्रिंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक और पे ऑफ अप्रोच। पे ऑफ अप्रोच, इंट्रिंसिक अप्रोच क्या होती है और पे ऑफ अप्रोच क्या होती है। जब हम लोग इंट्रिंसिक की बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ पे की पॉइंट लिख रही हूँ और नहीं लिख रही हूँ ज्यादा कुछ। जब हम लोग इंट्रिंसिक की बात करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे इंट्रिंसिक की बात करते हैं तो क्या होता है, इंट्रिंसिक करने का मतलब क्या है, जब हम इवैल्यूएटर स्टडी करता है, इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन में क्या होता है कि हम स्टडी किसको करते हैं, कंटेंट को, उसके सीक्वेंस को, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी एक्यूरेसी को, उसकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। मतलब इंट्रिंसिक अप्रोच यूज करता है, यूज टू एक्सेस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द करिकुलम। ये क्या करता है, जो ओवरऑल क्वालिटी होती है करिकुलम की, ठीक है, जो ओवरऑल क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ करिकुलम, उसको ये एसेस करता है। ठीक है, जहां पे आपका कंटेंट आता है, उसका सीक्वेंस आता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन आता है, उसकी एक्यूरेसी आती है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस आता है, ये वाली चीजें आती हैं। ठीक है, और इसको दिया किसने था, इन दोनों को माइकल स्क्राइवन ने दिया था। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे लिख लो, ये दिया किसने दिया था, माइकल स्क्राइवन ने इसको दिया था। ठीक है, इन अप्रोच को। तो इंट्रिंसिक अप्रोच में हम क्या फॉलो करते हैं, ओवरऑल जो क्वालिटी होती है करिकुलम की वो आती है इंट्रिंसिक अप्रोच में। क्लियर है बात। ओवरऑल क्वालिटी में कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम मतलब ये जो मतलब इंट्रिंसिक होता है ना, वो बताता है हाउ गुड इज द करिकुलम। ठीक है, ये कौन से क्वेश्चन को आंसर करता है, हाउ गुड इज द करिकुलम। ठीक है, ये वाली चीजें मतलब ओवरऑल एक्सपेक्ट को बताता है कि करिकुलम में क्या क्या चीजें हैं, उसका कंटेंट कैसा है, उसका सीक्वेंस कैसा है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया गया, एक्यूरेसी, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब सारी चीजों को यहाँ पे बताता है। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हमको सिर्फ एक चीज के बारे में बताना, उसको एकेडमिक के ही बारे में बताना, नहीं, सब कुछ बताना है यहाँ पे इंट्रिंसिक में। ठीक है, तो ये ओवरऑल एस्पेक्ट को यहाँ पे डिस्कस करता है। लेकिन जो हमारी स्क्राइवन है, सॉरी, जो अकॉर्डिंग टू स्क्राइवन, जो पे ऑफ इवेल्युएशन अप्रोच है, जो पे ऑफ अप्रोच है, वहां पे हम क्या करते हैं, पे ऑफ अकर्स व्हेन द इफेक्ट ऑफ डिलीवर्ड करिकुलम आर एग्जामिन्ड एंड इट्स वर्थ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। मतलब इसमें बोल सकते हो कि हाउ वेल डज द कोर्स और करिकुलम अचीव इट्स गोल। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, हाउ, इससे ज्यादा आपको क्लियर होगा, हाउ वेल
डज द कोर्स, डज द करिकुलम, कोर्स नहीं, डज द करिकुलम अचीव्ड, ये क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये बोलना क्या चाह रहा है, अचीव्ड इट्स गोल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, करिकुलम की वर्थ को डिस्कस करते हैं। करिकुलम की जो वर्थ है, मतलब एक जजमेंट बना लेते हैं हम यहाँ पे, क्या कर लेते हैं, एक जजमेंट बना लेते हैं। जब हम क्या करते हैं, व्हेन द इफेक्ट ऑफ द डिलीवर्ड करिकुलम, ये चीज लिख लो, व्हेन द इफेक्ट ऑफ डिलीवर्ड curriculum are examined and its worth has been established। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा पे ऑफ अप्रोच होता है। वो कौन सा अप्रोच होता है, हमारा पे ऑफ अप्रोच होता है। जैसे इसमें हाउ वेल डन, कितना अच्छे से उसने अपने ये जो अचीव करिकुलम का जो ऑब्जेक्टिव है उसने उसको अचीव किया है। ठीक है, तो ये वाला चीज कहाँ पे आता है, पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब ही यही होता है कि हम रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं, उसके आउटकम पे फोकस कर रहे हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक कर रहे हैं। लेकिन जब इंट्रेंसिक अंदर, तो वो सब कुछ देखता है, करिकुलम का हर एस्पेक्ट को यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जजमेंट शामिल होता है। यहाँ पे क्या होता है, जजमेंट शामिल होता है। ठीक है, कोई क्राइटेरिया होता है। ठीक है, ये ओवरऑल क्वालिटी को यूज करता है। ठीक है, अब ये जो आपकी क्या बोलते हैं, इंट्रेंसिक अप्रोच होती है। ठीक है, वो किसके लिए होती है, इंट्रेंसिक अप्रोच जो है वो किसके लिए सही रहेगी, उन स्टेक होल्डर्स के लिए सही होती है जिनको वो अनक्लियर होते हैं एक्चुअली में उन्हें जानना क्या है। ठीक है, जो इस चीज को समझो, जब इंट्रेंसिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं तो ये यूजफुल उन लोगों के लिए होती है जो लोग जब हमें क्लियर ही नहीं होता, एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं होता है कि जो स्टेक होल्डर है वो जानना क्या चाहते हैं। स्टेक होल्डर वांट टू, व्हाट द स्टेक होल्डर वांट टू नो, जो स्टेक होल्डर है वो क्या जानना चाहते हैं, हमें ये नहीं पता। जैसे हम कोई कहीं जा रहे हैं, किसी स्कूल में हम कुछ इंटरव्यू वगैरह, इंटरव्यू नहीं मतलब कोई चीज हम जा रहे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम कोई चीज, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, हमें अपने लर्नर्स की नीड वगैरह कुछ पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल एक्सपेक्ट पे ध्यान देंगे ना, उसके हर एक चीज पे हम ध्यान देंगे ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सामने वाला क्या चीज हमसे पूछना चाह रहा है, क्या चीज वो देखना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल अनक्लियर रहते हैं, एग्जैक्टली हमको कुछ नहीं पता होता कि वो चाहता क्या है। ठीक है, लेकिन जब हम पे ऑफ में बात करते हैं तो यहाँ पे एक इवेल्युएशन की टीम होती है। जैसे एक नाक है, नाक आती है, विजिट करती है, देखती है कि सारी चीजों को। ठीक है, तो इसका वो क्या, एक क्राइटेरिया है, उसके एक क्राइटेरिया बना है, इस क्राइटेरिया में ये चीज वो देखेगा, इस क्राइटेरिया में ये वो चीज देखेगा, इसके लिए वो इतनी ग्रेडिंग देगा। तो ये पूरी एक टीम आती है जिसको पता होता है, टीम नोज व्हाट इट वांट्स टू नो, टीम को क्लियर होता है कि उसे किस चीज के लिए इवैल्यूएशन करना है, किस चीज की यहाँ पे ग्रेडिंग देनी, रैंकिंग देनी, उसको ये चीज पता होती है। तो ये होती है हमारी पे ऑफ अप्रोच। क्लियर है, ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी जिसको आप ध्यान रख सकते हो, और की पॉइंट में खाली ये दोनों चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब आज जो फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन भी आता है। अब कोई मुझे कमेंट करके बताना, ये फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन दिया किसने था। उम्मीद करती हूँ शायद पता हो सबको, क्योंकि फॉर्मेटिव और समेटिव सबने पढ़ा ही होगा। पढ़ा ही हो क्या, हो पढ़ ही रहे हो समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो मुझे कोई लोग कमेंट करके बताना कि ये दिया किसना था, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, देखो फॉर्मेटिव जो ड्यूरिंग द टीचिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द टीचिंग मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं कुछ बताऊंगी क्योंकि सब पढ़ के आ रहे हो। ये क्या होता है, आफ्टर। ठीक है, इसे बोलते हैं हम यहाँ पे इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ अ कंप्लीट, जब हम मतलब एसेस करते हैं, एसेसेस द इफेक्ट्स ऑफ अ कंप्लीट प्रोग्राम। ठीक है, एक कंप्लीट प्रोग्राम का जब हम इफेक्ट देखते हैं तो वो कहाँ पे आता है, हमारा यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये वाली चीजें कहाँ पे थी, मतलब एंड रिजल्ट पे हम यहाँ पे फोकस करते हैं समेटिव में। ठीक है, तो करिकुलम, अब ये जो ये चीजें हम लोगों ने देख ली, अब आ जाते हैं हम लोग ये जो करिकुलम इवैल्यूएशन की अप्रोचेस थी यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो करिकुलम अप्रोचेस हैं उसको हम लोग दो तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो करिकुलम इवैल्यूएशन है, करिकुलम अप्रोच है, करिकुलम अप्रोच है, इट कैन बी व्यूड एज
टेक्निकल और साइंटिफिक। नॉन टेक्निकल, नॉन साइंटिफिक। ठीक है, टेक्निकल कहने का मतलब क्या है, फॉर्मल मेथड जो होते हैं, है ना। टेक्निकल कहने का मतलब क्या है, ये टेक्निकल और साइंटिफिक और नॉन टेक्निकल करिकुलम अप्रोच में टेक्निकल टेक्निकल तरीके से हम जो ट्रांजेक्ट करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या आता है, ट्रेडिशनल थ्योरीज। यहाँ पे क्या आता है, जो ट्रेडिशनल थ्योरीज है वो आती है यहाँ पे, ट्रेडिशनल थ्योरीज, ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है, ट्रेडिशनल मॉडल्स ऑफ इवैल्यूएशन जो रिफ्लेक्ट करते हैं फॉर्मल मेथड ऑफ स्कूलिंग को, जो रिफ्लेक्ट करते हैं फॉर्मल मेथड ऑफ स्कूलिंग को। ठीक है, ट्रेडिशनल थ्योरीज, मॉडल, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करते हैं किसको, फॉर्मल जो मेथड होता है स्कूलिंग का, वो हमारा किसमें आता है, हमारा इसमें आता है ट्रेडिशनल थ्योरी, इसमें टेक्निकल में आता है। ठीक है, जब नॉन टेक्निकल की बात करते हैं, नॉन साइंटिफिक। नॉन साइंटिफिक कहने का मतलब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होता है हमारा, हम जो भी चीजें स्टैब्लिश्ड है उसको हम चैलेंज करते हैं। यहाँ पे दे टेंड टू चैलेंज द स्टैब्लिश्ड। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो होते हैं स्टैब्लिश्ड हैं उसको चैलेंज करने का काम करती हैं। ठीक है, उसको मतलब क्या करती है, चैलेंज करती है स्टैब्लिश चीजों को फॉर्मलाइज एजुकेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, एंड बी मोर फ्लूइड एंड इमर्जेंट। मतलब यहाँ पे इसको नॉन देखो, टेक्निकल में ट्रेडिशनल जो थ्योरीज और मॉडल होते हैं, और जैसे फॉर्मल मेथड हो गया, ठीक है, स्कूल्स का मेथड ऑफ स्कूलिंग हो गई, वो सारी चीजें कहाँ पे आती हैं, हमारी इसमें आ जाती है। लेकिन ये क्या होता है, एक जिन चीजों को हम लोग इसको ऐसे समझो कि चैलेंज करते हैं जो स्टैब्लिश्ड होते हैं। ठीक है, स्टैब्लिश या फॉर्मलाइज जो एजुकेशन है, ठीक है, हम यहाँ पे चैलेंज करने का काम करते हैं उनको। ठीक है, फॉर्मलाइज एजुकेशन है, प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जिससे वो और ज्यादा फ्लूइड बन जाए, और ज्यादा फ्लेक्सिबल बन जाए, और ज्यादा इमर्जेंट बन जाए, इसीलिए तुम उसको चैलेंज करते हैं। ठीक है, तो ये किसमें आती है, नॉन टेक्निकल में आती है। किसमें आती है, नॉन टेक्निकल में आती है। ठीक है, तो करिकुलम अप्रोच एक तरीके का क्या है, इट इज अ वे ऑफ डूइंग, क्रिएटिंग, डिजाइनिंग, है ना। तो करिकुलम अप्रोच क्या है, वे ऑफ डूइंग, अ वे ऑफ डूइंग, क्रिएटिंग, डिजाइनिंग, ये अपनी कॉपी में लिख लेना, डिजाइनिंग एंड थिंकिंग अबाउट करिकुलम, थिंकिंग अबाउट करिकुलम, जिनको हम दो तरीकों से थिंक करते हैं, एक टेक्निकल अप्रोच का यूज करते हैं, एक हम नॉन टेक्निकल का अप्रोच करते हैं। ठीक है, जिसमें 6 अप्रोचेस आती हैं। ठीक है, अब जो देखो 2 अप्रोचेस हैं, एक टेक्निकल है, एक नॉन टेक्निकल तरीके से, हम 2 तरीके से सोचते हैं। अब इनमें से 6 आती हैं, अब 6 में कुछ टेक्निकल होंगी, कुछ नॉन टेक्निकल होंगी। ठीक है, जब 6 में हम पहली की बात करते हैं, पहली होती है आपकी बिहेवियर अप्रोच। कौन सी होती है, बिहेवियर, हाँ ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, दूसरी होती है आपकी मैनेजेरियल अप्रोच, मैनेजेरियल अप्रोच। तीसरी होती है आपकी सिस्टम अप्रोच। चौथी होती है आपकी एकेडमिक, एकेडमिक अप्रोच। ठीक है, पांचवी क्या है आपकी, रिकंसेप्चुअलिस्ट अप्रोच। लास्ट ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। जो ये बिहेवियरल अप्रोच है आपकी, है ना, मैं थोड़ा थोड़ा सा समझा रही हूँ इसमें। ये जो बिहेवियरल अप्रोच है, ये जो बिहेवियरल अप्रोच है, ठीक है, ये कहा, ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी ह्यूमन के बिहेवियर होते हैं, ठीक है, इसको समझना। ठीक है, चाहो तो अपनी कॉपी में जो मैं बोल रही हूँ लिख लेना। ठीक है, इसको मैं पूरा डिटेल में लिख नहीं रही हूँ। जो बिहेवियरल अप्रोच होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, मतलब जो ह्यूमन के बिहेवियर होते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको हम लोग मेजर करते हैं। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं बिहेवियरल अप्रोच में ह्यूमन के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, उनको ह्यूमन के बारे में यहाँ पे चीजें आती हैं। ठीक है, और ये जो साइंटिफिक अप्रोचेस होती हैं, ठीक है, साइंटिफिक जो प्रिंसिपल हैं,
हाँ, बिहेवियरल अप्रोच में हम क्या करते हैं, ह्यूमन के जो बिहेवियर होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। ओवरऑल ये बिहेवियर प्रिंसिपल पे बेस्ड होती हैं, उनके गोल पे, उनके ऑब्जेक्टिव्स को, मतलब हम सारी चीजें बिहेवियर अप्रोच के अकॉर्डिंग करते हैं। ये एक ये साइंटिफिक प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। बच्चों के बिहेवियर कैसे हैं, वो कैसे उस लर्निंग गोल्स जो हैं उसको, ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। ये वाली चीजें आती हैं, ठीक है। बिहेवियरल अप्रोच को हम लोग ज्यादातर क्या बोल देते हैं, ये पॉइंट खाली यहाँ पे लिखने वाला है कि ये ब्लूप्रिंट बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं लिख दे रही हूँ। ब्लूप्रिंट बोला जाता है या फिर डॉक्यूमेंट बोला जाता है ना। ये टेक्निकल अप्रोच है, ठीक है। ये कौन सी अप्रोच में आता है, टेक्निकल अप्रोच में आता है, जो एक ब्लूप्रिंट के मतलब ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, ये जो अप्रोच होती है, मैनेजरियल पे जाने से पहले एक चीज यहाँ पे और लिख लो, बिहेवियरल अप्रोच में यही तो बता रही हूँ, ठीक है, कि ये कैसा होता है। अच्छा इधर लिख लो, नहीं बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा। जो बिहेवियरल अप्रोच है, तीन जो पॉइंट है खाली वो लिख लो यहाँ पे, खाली और कुछ नहीं लिखना है। बिहेवियरल अप्रोच में किससे रिलेटेड होता है, यहाँ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होते हैं, मेजर करते हैं उसको, ठीक है। साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ये फॉलो करते हैं। उसके अलावा ये ब्लूप्रिंट होते हैं, क्या होते हैं, ब्लूप्रिंट होते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। ब्लूप्रिंट या फिर डॉक्यूमेंट की यहाँ प्लाक की तरह होते हैं। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो क्या है, ये जो अप्रोच होती है, ठीक है, उस अप्रोच को हम लोग लॉजिकल बोलते हैं। ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल होते हैं, कंसेप्चुअल इम्प्रेस्ड बोला जाता है, कंसेप्चुअल इम्पेरिस्ट बोला जाता है इसको, एक्सपेरी एक्सपीरियंशियलिस्ट बोला जाता है, ठीक है। रैशनल साइंटिफिक, ये टर्म्स आपको याद रखना है कि किस में आते हैं, ये बिहेवियर में आते हैं, रैशनल साइंटिफिक एंड टेक्नोक्रेटिक, ठीक है। क्या, टेक्नोक्रेटिक, ठीक है। ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए, सिंपल, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बिहेवियरल अप्रोच में ये वाली सब चीजें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ मैनेजरियल अप्रोच। जो कुछ पॉइंट है मैं खाली वो चीजें यहाँ पे बता रही हूँ आपको। मैनेजरियल अप्रोच, मैनेजरियल अप्रोच में क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपकी। मैनेजरियल अप्रोच मतलब यहाँ पे बोला जाता है जो स्कूल है, वो स्कूल क्या है, स्कूल एज अ सिस्टम, एज अ सोशल सिस्टम, स्कूल एज अ सोशल सिस्टम बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी पे बेस्ड है, बेस्ड किस पे है, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे रूल्स, नॉर्म्स, ये वाली सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सिस्टम अप्रोच पे। नेक्स्ट, सिस्टम अप्रोच कहने का मतलब क्या है, सिस्टम अप्रोच कहने का मतलब है कि जब होल सिस्टम, पूरे सिस्टम के बारे में बात करते हैं, है ना, पूरे मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, काउंसलिंग हो गया, मतलब सारी चीजों के बारे में जब बात करते हैं, पूरे होल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब पूरे सिस्टम को, पूरे यूनिट को हम क्या करते हैं, व्यू करते हैं, मतलब देखते हैं पूरे होल की तरह। होल सिस्टम इज अप्रोच्ड बाय अ सिस्टम थ्योरी, ठीक है। सिर्फ ये लिख लो, होल सिस्टम इज अप्रोच्ड बाय सिस्टम थ्योरी। इन सब की जब आप लोग PYQ करोगे ना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करोगे, तो ये ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि पूरी मैं थ्योरी लिखवा दूं, अगर आपने PYQs नहीं किए तो दिक्कत होगी ना। तो यहाँ पे सिस्टम अप्रोच कहने का मतलब कि अभी हमने सिस्टम अप्रोच को पहले ही देखा, वहां पे सिस्टम की बात कर रहे थे वहां पे, ठीक है। मतलब पूरे सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात किया, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम एक तरीके से देख के बात करते हैं। यहाँ पे जो लाइन स्टाफ रिलेशनशिप प्रेजेंट किया जाता है, ये लाइन स्टाफ अगर कहीं दिख जाए तो ये आपका इसमें आता है सिस्टम में, ठीक है। लाइन स्टाफ जो रिलेशनशिप होता है,
ऑफ उसको रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये हाँ ये इंटर रिलेटेड होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है, ये ये इंटर रिलेटेड होता है, ये भी मैंने बताया आपको, और इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये सारे की पॉइंट है, इसी से आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछता, ठीक है। फिर आ जाओ एकेडमिक अप्रोच, नाम से पता चल रहा है एकेडमिक अप्रोच। एकेडमिक अप्रोच में क्या है, एकेडमिक अप्रोच में क्या आता है आपका, एकेडमिक अप्रोच में मतलब सारी जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जितनी भी चीजें होती है ना स्कूल, एक मिनट, स्कॉलिस्टिक और थेरेटिकल, ये सारी चीजें जो ट्रेडिशनल चीजें होती है, नॉलेज ओरिएंटेड एक तरीके से बोल सकते हैं एकेडमिक में, ठीक है। जो सारी स्कॉलिस्टिक अप्रोचेस होती है वो सारी यहाँ पे आ जाएंगे, लाइक इसे ट्रेडिशनल भी बोल दिया जाता है, इंसाइक्लोपीडिया में जो साइनेप्टिक इंटेलेक्चुअल, ये वाली सब चीजें किसमें आती है, एकेडमिक्स में आ जाती हैं आपकी, ठीक है। फिर आती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या आता है, ये चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है, कैसा होता है, ये चाइल्ड सेंटर्ड मूवमेंट, मतलब ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, लर्नर्स को ध्यान में रखकर चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग आती है, इंडिपेंडेंट लर्निंग आती है, स्मॉल ग्रुप में लर्निंग आती है, सोशल एक्टिविटीज आती हैं, ठीक है। ज्यादातर यहाँ पे वो होती है प्रोग्रेसिव होती है, ठीक है, ये कैसी होती है, प्रोग्रेसिव होती है, ठीक है। ये सारी चीजें ह्यूमनिस्टिक में आ जाती है, ठीक है। ये फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, ठीक है, एक तरीके से, मतलब ये यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो टीचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे सर्व करते हैं एज अ फैसिलिटेटर, सुविधादाता की तरह काम करते हैं, ठीक है, बच्चों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनकी लर्निंग में। फिर आते हैं रिकंसेप्चुअलिस्ट, रिकंसेप्चुअलिस्ट में क्या आता है, मतलब ये जो रिकंसेप्चुअलिस्ट कहने का मतलब क्या है, जो पोस्ट मॉडर्निज्म बोला जाता है, ठीक है, मतलब चेंजेस जो होते हैं, रिफॉर्म्स जो होते हैं, रिकंसेप्ट मतलब एक तरीके से ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को ही फॉलो करते हैं ज्यादातर, ये पोस्ट मॉडर्न की बात करते हैं, इसे पोस्ट मॉडर्न भी बोला जाता है, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न भी बोलते हैं इसको, है ना। ये वाली चीजें यहाँ पे आती हैं, ये यहाँ पे जो ये हाईलाइट करता है, चेंज इज अ फोकल पॉइंट, चेंज जो है वो एक फोकल पॉइंट है, ठीक है, ये चीज यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा कई सारे मॉडल्स हैं आपके, तो क्वेश्चन आता है कि कौन से मॉडल को किसने दिया है, उसका मैं जो फोटो है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वो आप वहां से देख लेना, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कई सारे बहुत सारे मॉडल है, मैं हर मॉडल का नाम नहीं लिख सकती कि आपका सोशल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल किसने दिया था, है ना, ये वाली चीजें हैं, तो ये मैं उस पर शेयर कर दूंगी आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच वही मास्टरी वाली बात आ जाती है यहाँ पे, है ना, जो मतलब ओवरऑल कॉम्पिटेंसीज यहाँ पे देखी जाती हैं, ठीक है, क्या देखा जाता है, ओवरऑल कॉम्पिटेंसीज पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर द प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये वाली चीजें आती हैं, ठीक। यहाँ पे मास्टरी की बात आती है, मास्टरी लर्निंग की बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें मुझे लग रहा है ये आपके करिकुलम की जो अप्रोचेस थी, आई थिंक वो सारी हो चुकी हैं यहाँ पे, है ना, करिकुलम की अप्रोचेस हैं, हाँ करिकुलम की अप्रोचेस हो गई हैं, अब आपका टाइलर मॉडल बचा हुआ है ना, टाइलर मॉडल है, और कई सारे मॉडल्स बचे हैं आपके यहाँ पे, इधर आ जाओ, नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आज हो पाएगा। टाइलर का मॉडल है ना, स्टेक का मॉडल है, स्क्रेवन मॉडल है, किर्कपैट्रिक मॉडल है। अच्छा मैं इसको एक मिनट में ऐसे बता दे रही हूँ, या तो इसे कल करते हैं टाइलर के मॉडल को। टाइलर का जो मॉडल होता है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, स्टेक का जो मॉडल होता है वहाँ पे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं, स्क्राइवन का मॉडल गोल फ्री मॉडल होता है, इसको कल करते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे ये इंपॉर्टेंट है, आपके ये जो मॉडल्स हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 9D, सॉरी 9D कह रही हूँ, 5 का D सेक्शन रह जाता है, ठीक है।
5 के डी सेक्शन में क्या है, चेंज। ठीक है, कल हम लोग अपना 5 का डी भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सी का ये थोड़ा सा ही पार्ट है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, जो 5 का डी सेक्शन है आपका, जिसमें हम करिकुलम चेंज के बारे में बात करते हैं कि करिकुलम चेंज क्या होते हैं। ठीक है, उनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो करिकुलम चेंज में इन्वॉल्व होते हैं, टीचर और स्टूडेंट्स का क्या रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होता है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो कल हमारा ये यूनिट 5 का सी और डी एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगा आपका, जिसमें आपका ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपके मॉडल इम्पोर्टेंट है, और जो करिकुलम चेंज कैसे होता है, पूरा जो प्रोसेस है वो आपका वहां पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग कल देख लेंगे। उम्मीद करती हूँ ये जो सारी चीजें आज मैंने यहाँ पे आपको समझाई हैं कि इंस्ट्रक्शन सिस्टम, ये आज का ये जो सेशन था ये आपका इंपॉर्टेंट था एक तरीके से। ठीक है, कल आपका बेसिकली वो जो मॉडल है वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चेंज कैसे होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसमें जो जो चीजें मैंने पॉइंट में लिखी वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज आप हटा दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो कल के सेशन में हमारे यूनिट 5 का ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यूनिट 5 का सी प्लस डी, कल हम ये डी, एक सी का जो थोड़ा सा पार्ट है वो करेंगे, और डी सेक्शन का जो थोड़ा ए डी का है वो कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि जितने पॉइंट हो सकते वो सारे पॉइंट को यहाँ पे मैं कवर कराऊं। ठीक है, और ये जो इंस्ट्रक्शन सिस्टम और मीडिया और टेक्निक है इसका मैंने डिटेल में भी कराया हुआ है, आप चाहो तो वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड हम लोग डिटेल में भी ये जितने भी आपके पेपर 2 एजुकेशन में जितने भी यूनिट्स दे रखे हैं, लाइक आपका जो यूनिट 1 है काफ़ी कवर करता है, मेजर माना जाता है, वो उन सबको हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार आपका ये एग्जाम जो है वो हो जाए। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि एग्जाम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं प्रॉपर डिटेल में स्लाइड्स के थ्रू पूरा डिस्कस करूंगी, क्योंकि की पॉइंट में बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करने में एक एक 1.5 घंटे की वीडियोस बन जाती हैं। ठीक है, तो वो आपका एक बार ये एग्जाम हो जाए तो जून को टारगेट में करके हम उस चीज़ों को डिटेल में करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और जिन लोगों ने भी टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लेंगे। क्यों ज्वाइन कर लेंगे वो मैंने बताया अभी आपको। ठीक है, और आप आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।